एक खास टाइप का शहद जो तुर्की और नेपाल के काफी जंगलाट यानी जंगल वाले एरिया, पहाड़ी एरियो में होता है। और एक ऐसा ट्राइब जो 3000 फीट के क्लिफ तक पहुंच के रोप्स और लैडर्स के मदद से इस हनी को हासिल करता है और अपना पूरा जान दांव पे लगा देता है। ये है मैड हनी हंटिंग। Immediately, holy shit. I feel numb here. Yeah. Right away, I feel light. I feel like my throat is numb. Trick is not to drink water. If you drink water, you get more high. I don't want to get more high. I want to go back to normal. एक ऐसा हनी जो हैलुसिनेशंस देता है। आप डिजीनेस फील कर सकते हैं, नॉजिया फील कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप बेहोश हो सकते हैं। इवन वर्स्ट केस में पैरालिसिस भी हो सकता है। मैड हनी को मैड हनी बनाता है ग्रायोनोटॉक्सिन, एक नेचुरल न्यूरोटॉक्सिन जो पाया जाता है रोडोडेंड्रन के फूलों से। जब पॉलिनेटर लाइक इस केस में बीज नेक्टर कलेक्ट करती है रोडोडेंड्रन फूल का, तब ये टॉक्सिन उस फूल से लेके हनी में ट्रांसफर हो जाता है। ये हनी डार्क रेड होता है, यानी थोड़ा मीठा, थोड़ा सा कड़वा, और साथ में इफेक्ट देता है नशा हो जैसे। नेपाल में जैसे इसे मैड हनी बोलते हैं, यहाँ हमारे भारत में मैड हनी बोलते हैं, वहीं पे टर्की में इससे डेली बाल बोला जाता है, जिसका मतलब है मैड हनी। और इस हनी को कोई ऐसी वैसी बी नहीं बनाती है, एक हिमालयन जायंट बी बनाती है जो दुनिया की सबसे बड़ी हनी बी होती है, जिसका नाम एपिस लैबोरियोसा है। और इसको बनाती है काफी ऊंचे ऊंचे क्लिप्स पे, जहां पे चढ़ने में लोगों को मौत आ सकती है, और लिटरली आ भी सकती है। टॉक्सिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान नेचुरली बनाती हैं। वहीं पे नेक्टर प्लांट, जो फूलों वाले प्लांट्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके, जैसे बीज हो गए इस केस में, या फिर हमिंग बर्ड्स हो गए, उन सबको अट्रैक्ट करते हैं। गुरुंग ट्राइब नेपाल के लोगों का एक पुराना समुदाय है जो मैड हनी हंटिंग को एक रिचुअल की तरह ट्रीट करता है। साल में 2 बार, स्प्रिंग और ऑटम में, ये लोग बैम्बू लैडर्स, वुडन रोप्स और अपनी हिम्मत के साथ लटक जाते हैं वर्टिकल क्लिप्स से, इतने ऊंचे वर्टिकल क्लिप्स से, ताकि वो हनी को कलेक्ट कर सके। और इनके रास्ते में आती है स्मोक की ज्वाला, यानी ठंडे ठंडे जगह पे भाई धुंध होता है, नीचे स्मोक फॉग आपको दिखता है, ऊपर लाखों बीज होते हैं, और हर ड्रॉप के लिए ये लोग अपने जान को रिस्क में डालते हैं। लेकिन हर रिस्क के पीछे एक रिवॉर्ड होता है। इस हनी को ये लोग ना सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, बल्कि कभी कभी हेलुसिनेशंस या फिर एफ्रोडिसियक्स के लिए भी यूज करते हैं। अब एफ्रोडिसिया का प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। Historically, many Gurungs were shepherds, soldiers, farmers, and specifically in British and Gurkha regiments. And this ethnic group is primarily from the central Himalayan region of Nepal, and especially Gandaki province around Pokhar, Lamjung, Gorkha district के आसपास। और अब तक आपको अंदाजा मिल गया होगा कि मैड हनी का जो मेन विलन है वो टॉक्सिन है, ग्रायोनोटॉक्सिन। बेसिकली ये कंपाउंड सोडियम चैनल्स पे अटैक करता है, जो नर्व सेल्स और हार्ट सेल्स को कंट्रोल करती है हमारे बॉडी में। और इसका इफेक्ट ये होता है कि ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, और इवन वर्स्ट केस में हैलुसिनेशंस, टनल विजन, स्पीच डिस्टॉर्शंस, इन सब का सामना करना पड़ता है उस इंसान को। अब ये जो हैलुसिनेशन कर रहा हूं मैं, एक्चुअली इसका मतलब क्या है? जब हमारा ब्रेन परसीव करता है ऐसी चीजों को जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक सीइंग समथिंग व्हिच इज नॉट देयर, लाइक हियरिंग समथिंग व्हिच इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग, उन सब चीजों को अगर आप महसूस करते हैं, देन दैट इज हैलुसिनेशन। अब सवाल उठता है कि ये टॉक्सिन सिर्फ ह्यूमंस को क्यों अफेक्ट करता है, बीज भी तो खाते हैं, उनको क्यों नहीं करता है? बेसिकली दोनों के नर्वस सिस्टम बिल्कुल डिफरेंटली काम करते हैं, और ओवर टाइम वो एक रेजिस्टेंस अपने बॉडी में पैदा कर लिए हुए हैं। बेसिकली कोई भी चीज हम लेते रहते हैं, पॉइजन भी लेते रहते हैं, तो एक रेजिस्टेंस धीरे धीरे बनने लगता है पॉइजन के खिलाफ, इम्यूनिटी, एक नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है। और सबसे खास चीज है कि हिस्टोरिकली इस मैड हनी को एज अ बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करा गया है। अगर हम 401 BCE में पहुंचते हैं, जब ग्रीक लीडर जेनोफन के सोल्जर्स टर्की के ट्रेबजोन एरिया में मैड हनी खाकर बेहोश हो गए थे और वोमिटिंग, डिजीनेस, उन सब चीजों के शिकार होके तब पहली बार इस मैड हनी को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में देखा गया था। अगर थोड़ी और आगे बढ़े 65 BCE में, तो किंग मिथ्रिडेट्स ने, जो कि पॉइजन किंग के नाम से भी फेमस है, उन्होंने भी इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज करा था। उनकी लड़ाई रोमन से होती थी, उन्होंने हनी कॉम्ब रोमन्स के रास्ते में छोड़ दिए
और रोमन्स अनजान थे कि ये क्या चीज़ है। उनको लगा कि भाई ये कोई सिंपल हनी होगा, लेकिन हेलुसिनेशंस के शिकार हो गए वो पूरे रोमन सोल्जर्स, और रोमन सोल्जर्स को मार दिया गया। एंशिएंट सोर्सेस सेज hundreds of Roman soldiers were taken down this way. Possibly this is the first recorded use of psychedelic honey as a biological weapon. किंग मिथ्रिडेट्स के बारे में भी काफी अजीब सी कहानी है। उनके ऑब्सेशन पॉइजन को लेके, वो अपने बॉडी में थोड़े थोड़े करके पॉइजन डाला करते थे ताकि उनका बॉडी अडॉप्ट कर सके, रेजिस्टेंस एक पैदा कर सके, एक नेचुरल इम्यूनिटी बना सके। बीज से लगता है इंस्पायर हो गए थे। और वहीं पे 18वीं शताब्दी यानी 18th सेंचुरी में इसे एक्सपोर्ट करा जाने लगा फ्रांस तक, ताकि वाइन और बियर में मिला के उसके इफेक्ट को एम्पलीफाई करा जा सके, उसको और नशीला बना जा सके। एक छोटा सिप और दिमाग का पूरी तरह से ब्लैकआउट। ऐसा नहीं है कि इस हनी को सिर्फ बुरे चीजों के लिए यूज करा जाता है। आप देखेंगे इसका प्राइस तो नॉर्मल हनी से काफी ज्यादा महंगा मिलता है, क्योंकि इसको मेडिसिन की तरह भी यूज करा जाता है। नेपाल और तुर्की में इसको अभी भी मेडिसिन के तौर पे देखा जाता है, जो सोर थ्रोट, आर्थराइटिस या डायबिटिक पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तुर्की में इसे मोस्टली दूध में मिला के पिया जाता है और ये नेचुरल वायग्रा की तरह काम भी करता है, यानी एक स्टिमुलेंट की तरह यूज करते हैं वो लोग। स्टिमुलेंट बेसिकली एक ड्रग होता है जो दैट मेक्स यू फील वेरी एक्टिव। Now you set my soul on fire. It is not just a little spark. It is a flame. A big roaring flame. लेकिन ओवरडोज का मतलब है सीधा सीधा हॉस्पिटल का टिकट, और इसीलिए आज भी डॉक्टर्स एट्रोपिन और फोरसेलिन के थ्रू इसके जो भी सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सावधानी आपको बरतनी होती है ऐसे सिचुएशंस में। मैड हनी खाने के बाद जब हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाता है तो डॉक्टर्स एट्रोपिन देते हैं, जो नर्व सिग्नल्स को ब्लॉक करता है और हार्ट को नॉर्मल करता है। साथ ही पेशेंट को फोरसेलिन दिया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और बॉडी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सके। द क्वेश्चन इज व्हाई ओनली दोज 2 सीजन्स, स्प्रिंग एंड ऑटम। ये जो फ्लावर है रोडोडेंड्रॉन, जहाँ से हमारा जो टॉक्सिन मिलता है, जिस वजह से इसको मैड हनी बोलते हैं, वो ब्लूम करता है, यानी काफी ज्यादा खिलता है, अबंडेंट होता है। और वहीं पे मॉनसून में और विंटर में सिचुएशन काफी हार्श और स्लिपरी हो जाता है, और इवन बीज भी काफी इनएक्टिव हो जाती है। और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी वही ट्रेजेडी है, जो नेचुरल चीज है जिससे चीज बनता है वही कम होते जा रहा है। 70% से हर साल एपिस लैब्रियोसा, जायंट बी, उसका पॉपुलेशन घटते जा रहा है, और इसका वही वजह है डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड्स, ओवर हार्वेस्टिंग या क्लाइमेट चेंज आप बोल सकते हैं। आज कई क्लिप्स खाली हो चुके हैं और एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि हनी कॉम्ब को आधा छोड़ा जाए ताकि वो बीज और सरवाइव कर सके। मैड हनी काफ़ी कंट्रीज में बैन भी है, लेकिन एक एग्जॉटिक प्रोडक्ट बन चुका है अपने हेल्थ क्लेम्स और हाई प्राइस और ब्लैक मार्केट की वजह से। नेपाल और तुर्की में ये हनी कॉमन है मिलना, लेकिन वहीं पे अगर आप साउथ कोरिया में जाते हैं तो वो 2005 में इस हनी को बैन कर चुके हैं। इंसानों का इसको हेलुसिनेशन के लिए जानबूझ के यूज करना इसका बैन होने का कारण है। जैसे हमारे यहाँ काफी कप सिरप्स पहले पास्ट में रहे हैं जिसको लोग नशे के लिए यूज करते थे और उसको बैन कर दिया गया। और एक ऐसी दुनिया जहाँ हल्के रंगों के पीछे है छुपी गहरी कहानी, काफी पोएटिक लाइन था। 150 villagers live here, including many elderly but very healthy people, and a good number of children who attend.